हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग पीटी 365 का ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हम लोग लगभग ये पार्ट आज 3 होने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे। इसके पहले जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पे वनडे एग्जाम फैक्ट्री पे प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। पॉलिटी गवर्नेंस ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। पॉलिटी गवर्नेंस हो चुका है, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग जा करके देख सकते हैं। ये 1 ईयर्स का कंपाइलेशन रहता है जो PT 365 के लिए, यानी कि प्रीलिम्स जो है 2025 में होने वाला है, 25 मई। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब एक ही जगह कंपाइलेशन मिल जाएगा आपको, जितना भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट का है। समय ज़्यादा किल नहीं करेंगे। कल हम लोग यहाँ तक ला के रखे थे, यानी कि जलवायु परिवर्तन आज हम लोग को देखना है। तो क्लाइमेट चेंज जो है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है। तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जो है, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो पेरिस समझौते के अकॉर्डिंग ये पक्षकार को अपना एनडीसी तैयार करना है, ठीक है। एनडीसी का मतलब नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। किस चीज में? तो क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। इसके उसे प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट करना है, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष में अपडेट करना अनिवार्य है। भारत ने 2015 में अपना पहला एनडीसी पेश किया था, यानी कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पेश किया था। अगर अगस्त 2022 में भारत के एनडीसी का अपडेट किया गया था, ठीक है। 2030 के लिए मात्रात्मक लक्ष्य जो है, क्वांटिटेटिव टारगेट है इसका, कब तक? 2030 तक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2030 के लिए क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, टारगेट क्या है। तो 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता को कम करना है। इसके साथ ही गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों में कुल विद्युत का एक निश्चित प्रतिशत हासिल करना है। कितना करना है? 40%। 2015 में था, 2022 में कितना? 50%। और ये जो है 43.81% हासिल कर लिया गया है अक्टूबर 2023 में, ठीक है। और 2005 के स्तर की तुलना में जीडीपी के संदर्भ में उत्सर्जन तीव्रता को कम करना है, 33 से 35% की कमी करना था। कब तक? 2015। अपडेट एनडीसी 2022 के अकॉर्डिंग 45% की कमी करना था। और आगे हम लोग देखते हैं 2005 से 19 के बीच कितना कम हुआ, तो 33% कम हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण की सहायता से अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना, ठीक है। कार्बन सिंक का निर्माण, यानी कि 2015 के डेटा के अकॉर्डिंग 2.5 से 3 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर, ठीक है। 2015 के समान है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने 2022 के अपने अपडेट एनडीसी, यानी कि एनडीसी जो है, एनडीसी में अपने गुणात्मक लक्ष्यों में एक को प्राप्त करने की कुंजी के रूप में एक जन आंदोलन, यानी कि लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली शामिल किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संबंधित अवधारणा। तो क्या क्या अवधारणा है? भारत जो है पंचामृत योजना शुरू किया है, ठीक है। यानी पंचामृत एक रिजोल्यूशन सेट किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका पूरा रिजोल्यूशन देखेंगे। ग्लासगो में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो हुआ, इस शिखर सम्मेलन में भारत ने अपने जलवायु परिवर्तन के रूप में निम्नलिखित 5 जलवायु करवाइए, यानी कि पंचामृत घोषणा किया, रिजोल्यूशन घोषणा किया। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ा करके 500 गीगावाट करना है। ये डायरेक्ट एज इट इज आप मेंस में लिख सकते हैं, ठीक है। 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता को 50% पर अक्षय ऊर्जा को पूरा करना है। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन 1 बिलियन टन की कमी करना है, ठीक है। और 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता, कार्बन इंटेंसिटी को 45% तक कम करना है। इसके साथ ही 2070 तक नेट जीरो, यानी कि निवल शून्य लक्ष्य को हासिल करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के दीर्घकालिक निम्न कार्बन विकास रणनीति, यानी लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भारत के लिए क्या है। तो यूएनएफसीसी को LTLCD सौंपी जाती है और भारत ने 2022 में अपनी LTL
CDS प्रस्तुत किया है। इस रणनीति के अकॉर्डिंग देश में नवीनतम नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, ट्रांसमिशन ग्रिड को अपडेट करना, इसके साथ ही ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास के लिए भी निवेश की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो बहुत ही न्यूज में रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभी समय पहल, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन एंड द इनिशिएटिव। ठीक है, यूएनएफसीसी के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन रिसेंटली हुआ है। हाल ही में यूएनएफसीसी के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो है ये कहाँ हुआ है, तो अजरबैजान के बाकू में हुआ है। ठीक है, ये बाकू में जो हुआ है ये जलवायु एकता समझौता और कोई महत्वपूर्ण समझौता के साथ संपन्न हुआ है, यानी कि जलवायु यानी क्लाइमेट से लेकर के नेगोशिएशन हुआ है सभी मेंबर के साथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूएनएफसीसी के पक्षकारों के सम्मेलन के बारे में, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी कि यूएनएफसीसी के निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक वार्षिक सम्मेलन है। इसमें यूएनएफसीसी के सदस्य देश प्रगति आकलन करते हैं और नेगोशिएशन होता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को बेहतर बनाते हैं। आगामी क्या है, मतलब आगे की राह क्या है, कब तक क्या है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 में, यानी कि जब 30 होगा, अभी 29वां हुआ है, कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है बाकू में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयोजन नवंबर, अजरबैजान के बाकू में हुआ है, वो आपको याद रखना है कौन सा, 29वां। जो 30वां होगा तो ये नवंबर 2025 में होगा। कहाँ पे होगा, ब्राजील के बेलेम में होगा। ठीक है, बेलेम में। यूएनएफसीसी की पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 19 हुआ है, इसका आउटकम्स क्या है, इसका थीम क्या है, तो देखो जलवायु वित्त पर नया सामूहिक प्रमाणित लक्ष्य है, यानी कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस, बाकू वित्त लक्ष्य निर्धारित किया है। ये क्या है, विकसित देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए वित्त पोषण के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित हुआ है। इसके साथ ही वित्त पोषण तिगुना करने 2035 तक प्रति वर्ष 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है, और इसके साथ ही वित्त पोषण की पिछला लक्ष्य 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक था। ठीक है, अभी कितना है, 300 बिलियन। ठीक है, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में, सार्वजनिक और निजी लाइक बोले तो गवर्नमेंट एंड निजी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, इंस्टीट्यूशन होती है, दोनों मिलकर के कार्य करेगा, और ये 2035 तक प्रति वर्ष 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्बन बाजार की बात करें तो आर्टिकल जो है 6 के अंतर्गत आता है। ये पेरिस समझौते के अकॉर्डिंग आर्टिकल 6 के लिए नियमों का अंतरिम रूप दिया गया है। आर्टिकल 6 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार के लिए एक तंत्र है। ये प्रावधान करता है कि देश कार्बन क्रेडिट का व्यापार जलवायु कार्रवाई के वित्त पोषित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसपेरेंसी क्या है, इसका पारदर्शिता क्या है, तो इस दौरान संवर्धित पारदर्शिता फ्रेमवर्क बनाया गया है जो पारदर्शिता संबंधित सभी वार्ताएं संपन्न हुआ है। ईटीएफ जो है एक ऐसी प्रणाली स्थापित करता है, ठीक है, जिसके तहत अपनी जलवायु कार्रवाई की रिपोर्ट देते हैं, और इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु शमन के प्रयास और अनुकूल उपाय शामिल होते हैं। पेरिस समझौते के तहत 13 देशों के द्वारा पहली द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट सौंपी जाती है। द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट जो है इसके तहत किए जाने वाले नियमित रिपोर्ट है वैश्विक जलवायु पारदर्शिता पर बाकू घोषणा पर। बाकू वैश्विक जलवायु पारदर्शिता प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, यानी कि इस समय पर बीटीआरए सौंपी जा सके और ईटीएफ के पूर्ण कार्यान्वयन में मदद मिल सके। इसमें एडेप्टेशन क्या है, क्या क्या एडेप्ट किया जा रहा है, तो ये बाकू अनुकूल रोड मैप अनुकूल बाकू उच्च स्तरीय वार्ता का शुभारंभ किया गया है। यूएई जो है फ्रेमवर्क फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस को मजबूत प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। इसके साथ ही रोड मैप जो है पेरिस समझौते के आर्टिकल 7 के अनुरूप कार्रवाइयों को लागू करने में मदद करेगा। ठीक है, विकसित देश के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन योजना लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही एनपीएस जो है यानी कि राष्ट्रीय अनुकूलन योजना, ये एक व्यापक डॉक्यूमेंट होते हैं जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए किसी देश की यानी कि माध्यम से दीर्घकालिक रणनीतिक और प्राथमिक को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं देशज लोग
देशज लोग, स्थानीय समुदाय, इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिटी। ठीक है, तो बाकू जो है कार्य योजना, वर्क प्लान क्या है, तो ये वर्क प्लान को अपनाया गया है। स्थानीय समुदाय, देशज लोग जो हैं ये फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप सौंपे गए हैं कार्यों को, मैंडेट को यानी कि नव निर्विकृत किया गया है। एफडब्ल्यूजी की स्थापना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 24 यानी कि कैटो 22 में हुआ था और ये अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किया गया था। निम्नलिखित 3 फोकस क्षेत्र है। कौन कौन सा क्षेत्र है, तो पहला है ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सक्रिय भागीदारी के लिए क्षमता निर्माण करना, और तीसरा है जलवायु नीतियों और कार्रवाइयों में विविध मूल्यों और ज्ञान आधारित प्रणालियों को शामिल करना। नेक्स्ट है जेंडर जलवायु। तो जेंडर जलवायु परिवर्तन जो है, ये जेंडर जलवायु परिवर्तन सर्ववर्धित लीमा वर्क प्रोग्राम अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा 2014 से। ये कॉन्फ्रेंस 2014 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 20 हुआ था, इस दौरान लीमा में, ठीक है, लीमा वर्क प्रोग्राम की स्थापना किया गया था और इसका उद्देश्य है लैंगिक संतुलन को बढ़ावा देना, यूएनएफसीसी पेरिस समझौते के तहत जलवायु नीतियों को लैंगिक पहलुओं को शामिल करना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 में पक्षकारों ने 5 वर्षीय संवर्धित लीमा वर्क प्रोग्राम पर सहमति व्यक्त के साथ इसे जेंडर एक्शन प्लान की भी शुरुआत किया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लंबित मुद्दे। तो क्या क्या है, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम जो है ये गतिरोध जो है जीवाश्म ईंधन की भूमिका पर नजरियों को लेकर के यानी कि भेदभाव के कारण गतिरोध बना हुआ है। ग्लोबल स्टॉकेट पर भी विवाद बना हुआ है। ग्लोबल स्टॉकेट ये क्या है, स्टॉकटेक क्या है, तो लक्ष्यों की दिशा, वैश्विक प्रगति, समग्र आकलन। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 से पहले अगले दौर के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की घोषणा स्थगित कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के बारे में, इसकी उत्पत्ति 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यूएनएफसीसी को एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1994 में पक्षकार के द्वारा अपनाया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जर्मनी के यानी कि बॉन में है। इसका उद्देश्य क्या है, तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सांद्रता को संतुलित करना, जिससे कि जलवायु परिवर्तन में खतरा मानव जनित हस्तक्षेप को रोका जा सके। ठीक है, इसमें सिग्नेटरी कौन कौन से मेंबर है, तो भारत सहित टोटल 198 मेंबर है। ठीक है, यानी कि कंट्री है, देश है, पक्षकार है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जब हुआ था तो उस समय विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी प्रतिबद्धताएं थी। पेरिस समझौता 2015 के अकॉर्डिंग वैश्विक तापमान में वृद्धि कितना था, 2.2 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे रखना था। यानी पेरिस समझौता 2015 में जब हुआ था तो ये वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना था, यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का इसमें एक समझौता ज्ञापन पे सिग्नेटरी हुआ था कि 1.5 डिग्री तक सीमित रखना है। ठीक है, वैश्विक समझौता यानी कि ग्लोबल समझौता। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 में शुरू की गई प्रमुख पहल यानी कि गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्या है, इसकी घोषणा पत्र क्या है, मेमोरेंडम क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, तो इस पे हम लोग देख ले। पहल क्या है, तो ऑर्गेनिक अपशिष्ट से मीथेन न्यूनीकरण संबंधित घोषणा पत्र रिड्यूसिंग करना है। ठीक है, यानी कि जारीकर्ता कौन है, तो यूएनईपी के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग देखें तो जलवायु स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट ये भी करता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में ऑर्गेनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्सर्जन कम करना, इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के लिए लक्षित करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मीथेन फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन क्या है, तो ये जो है एक क्लीन एयर कोलिजन है। ठीक है, ये 2021 में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो हुआ था उस समय ये शुरू किया गया था। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 यानी 2021 में जो हुआ था, तो इस समय ग्लोबल मीथेन प्लेज को लागू करने के समर्थन करती है। हस्ताक्षरकर्ता की बात करें तो टोटल 35 देशों ने सिग्नेटरी है।
इस देश में ऑर्गेनिक अपशिष्ट 47% वैश्विक मीथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ये घोषणा पत्र भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है, तो अपन ध्यान रखना है। ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेस की बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 में प्रेसिडेंटी जो है इसका उद्देश्य 2030 के लिए लक्ष्य तैयार करना, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में 1500 गीगावाट ऊर्जा भंडारण की स्थापना करना, 2022 के स्तर पर 6 गुना अधिक करना, वैश्विक ग्रिड स्थापित करने के लक्ष्य 25 मिलियन किलोमीटर ग्रिड को जोड़ना, नवीनीकृत करना शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरित ऊर्जा प्लेज, हरित ऊर्जा क्षेत्र और गलियारे, तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है, इसके साथ ही यूएनईसीई और यूएनईएसके के साथ साझेदारी हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 में, यानी कि 19 कह रहे 29 में प्रेसिडेंटी में। इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ऊर्जा क्षेत्रों में यानी ग्रीन एनर्जी जोन को बढ़ावा देना। ग्रीन एनर्जी जोन एक केंद्रित हब की तरह काम करता है। उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तनीय यानी कि वेरिएबल नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करता है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आवश्यक और संरचना ऊर्जा भंडारण सुविधा होती है, ठीक है। हाइड्रोजन घोषणा पत्र ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 प्रेसिडेंटी में इसका उद्देश्य ये रखा गया है कि स्वच्छ हाइड्रोजन के उत्पादन उपयोग में तेजी लाना है। इसके साथ ही गैर कानूनी बाध्यकारी घोषणा पत्र और इसमें भाग लेने वाले देशों ने अपने राष्ट्रीय कानून में किसी भी प्रकार के बदलाव करना अनिवार्य नहीं किया है, ठीक है। किसानों के लिए बाकू हार्मोनिया जलवायु पहल, ठीक है, यानी कि हार्मोनिया जलवायु पहल ये खाद्य और कृषि संगठन के साथ साझेदारी किया गया है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 प्रेसिडेंटी में। इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु जो है कार्रवाई के साथ के रूप में किसानों के आधारभूत भूमिका की स्वीकार करना है। इसकी मेजबानी फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर द सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन साझेदारी के तहत FAO के द्वारा किया जाएगा। फास्ट जो है यानी कि फास्ट जो है फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर द सस्टेनेबल ट्रांसमिशंस, ये बहुहितधारक प्लेटफॉर्म है। इसे 2022 में आयोजित हुआ था। कब, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में किया गया था, ठीक है। ये सर्वाधिक सुभेद लोगों के लिए एग्री फूड सिस्टम जलवायु संबंधित वित्त पोषण की मात्रा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जलवायु वित्त कार्रवाई कोष, यानी कि ये जो है क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की बात कर रहा है। इसका उद्देश्य विकासशील देश जलवायु परियोजना का समर्थन करना, अगली पीढ़ी जो है NDC पूरा करना और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसे कोष को तेल, गैस, कोयला, कौन कौन सा तेल हो गया, गैस हो गया, कोयला जैसे जीवाश्म ईंधनों उत्पादन और उत्पादक देशों और कंपनियों के योगदान से वित्त पोषित किया जाएगा। इसके साथ ही यह तभी शुरू होगा जब $1 अरब का धन जुटाने का लक्ष्य पूरा हो जाए, ठीक है। कम से कम 10 देश इस परियोजना के शेयरधारक बनने के लिए सहमत हो जाए, ठीक है। जलवायु वित्त निवेशन व्यापार के लिए बाकू पहल जो है रिसेंटली 29वां जो हुआ है बाकू अजरबैजान के बाकू में, तो इसमें यह कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग यानी दोनों के सहयोग से इसका उद्देश्य यह है कि UNFCCC और पेरिस समझौते के अनुसार जलवायु वित्त निवेश और व्यापार के सुनियोजित उपयोग के माध्यम से देशों के जलवायु संबंधी लक्ष्यों को कार्रवाई को आगे बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोबल मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो UNDO क्लाइमेट क्लब के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, उभरती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उत्सर्जन वाले उद्योगों को डीकार्बनाइजेशन में तेजी लाना, कार्य उद्योगों को तकनीकी वित्त समाधानों को जोड़ना। भूमिका क्या है, डीकार्बनाइजेशन संबंधित अनुरोध को दर्ज करने के लिए देशों के सिंगल पॉइंट गेटवे के रूप में कार्य करना। हरित डिजिटल कार्रवाई पर घोषणा पत्र क्या है, तो जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र नेटवर्क टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार के साथ प्रेसिडेंसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु संबंधी कार्रवाई में तेजी लाना, संधारणीय विकास को बढ़ावा देना, डिजिटल असमानता को समाप्त करना और डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि
कम्युनिटी कोएलिजन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ब्रिटेन, ब्राजील, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के साथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज प्रेसिडेंटी किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो पिछले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में की गई स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना, जलवायु कार्रवाई में स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से एकीकृत करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाकू डायलॉग ऑन वाटर फॉर द क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी, यूएनईसीई और वैश्विक विश्व मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ की साझेदारी में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 प्रेसिडेंसी किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन में जल के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्रदूषण, मरुस्थलीकरण के साथ जल की परस्पर क्रिया समझना और उस पर काम करना। नेक्स्ट है 1.5 डिग्री पार्टनरशिप फॉर द एक्शन ऑन द क्लाइमेट ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी और संधारणीय के लिए वित्तीय केंद्र यानी फाइनेंशियली सेंटर फॉर द सस्टेनेबिलिटी FC4S, ठीक है, यानी कि इसका लक्ष्य 2025 तक वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है, यानी लगभग 1.5 डिग्री तक, ठीक है। एनडीसी प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्रकों को सरकारों के बीच मजबूती सहयोग बढ़ावा देना है। इसके साथ ही वित्तीय क्षेत्र को एकजुट करना है, ट्रांजिशन प्लान के निर्माण का समर्थन करना है। FC4S सदस्य जो है इसके सहित स्थानीय वित्तीय केंद्रों के माध्यम से काम करना है। नेक्स्ट हम लोग बातें करें तो कह रहे हैं पर्यटन में संवर्धित जलवायु कार्रवाई जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 की घोषणा पत्र में, इसका उद्देश्य है कि पर्यटन क्षेत्र को अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, जलवायु लचीलेपन यानी कि रेजिलियंस को बढ़ावा देना, संधारणीय पद्धतियों को बढ़ावा देना, प्रेरित करना। वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन क्या है, तो संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता को दोगुना करना, उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी करना। हाइड्रो फॉर नेट जीरो LAC पहल जो है, ये पहल का उद्देश्य है संधारणीय जल विद्युत और संरचना विकास, आधुनिकीकरण, जिससे कि ऊर्जा प्रणाली रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। ग्लोबल अलायंस फॉर द पम्प्ड स्टोरेज यानी कि इसे 30 से अधिक सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के समर्थन के दोनों के मिलकर के शुरू किया गया, ठीक है, यानी सरकार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी भी। रेजिंग एम्बिशंस एंड द एक्सलरेटिंग डिलीवरी ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट की बात करें तो यही जारी करता है जलवायु वित्त स्वतंत्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह 2030 तक जलवायु कार्रवाई के लिए लगभग 6.3 से 6.7 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष वैश्विक निवेश किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 और भारत इंडिया, इसके यानी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो है भारत इंडिया, ये भारत UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 में पूरे सत्र में जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपना रुख स्पष्ट किया है। तो क्या क्या किया है, भारत ने प्रतिवर्ष 1.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। इसमें से लगभग 600 बिलियन डॉलर अनुदान या फिर अनुदान समक्ष संसाधनों में आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ ये चीज हम लोग देख ले, नीचे है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 डिक्लेरेशन ऑफ इनहांस द क्लाइमेट एक्शन टूरिज्म और ग्लोबल एनर्जी इफिशियंसी अलायंस को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है भारत ने मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम के दायरे में परिवर्तन पेरिस समझौते के तहत तापमान संबंधी लक्ष्यों को बदलाव के प्रयासों के विरुद्ध में किया है। भारत ने यह स्पष्ट किया है कि विकसित देशों को जस्ट ट्रांजिशन के लिए विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना चाहिए। भारत ने ग्लोबल स्टॉक परिणामों के लिए किसी भी फॉलो अप मैकेनिज्म विरोध किया है और ये साथ ही वित्तीय मुद्दे पर कम ध्यान संतुलन की कमी शमन केंद्रित होने के लिए भारत ने UAE डायलॉग टेक्सोस को आलोचना किया। ग्लोबल स्टॉक टेक एक प्रक्रिया है जो हर 5 साल में आयोजित की जाती है। ये मूल्यांकन करते हुए पेरिस समझौते के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक रूप से कितनी प्रगति कर रहे हैं ये देखा गया है। भारत ने अनुकूलन पर प्रगति को मापने के लिए स्पष्ट संकेतकों को सुनिश्चित करने का कहा है। तीसरे पक्ष की बात करें तो डेटाबेस के उपयोग का विरोध किया है। बाकू रोड मैप की स्थापना के समर्थन किया गया है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो है 29वां के दौरान
आयोजित किए गए विभिन्न योजनाओं और भारत की भागीदारी क्या है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा देख लें। देखिए, आपदा रोधी और संरचना आपदा रोधी और अवसंरचना को अनुकूलन रणनीति की एकीकृत करना, सीडीआरआई के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सहने की सक्षम और संरचना निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। सीडीआरआई ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रेजिलियंस आईलैंड स्टेटस पहल के तहत लघु द्वीपीय विकासशील देश में 12 परियोजना के लिए $8 मिलियन की वित्तीय सहायता की घोषणा किया है। लीडरशिप ग्रुप ऑफ द इंडस्ट्री ट्रांजिशन की बात करें तो सदस्यों की बैठक ने भारत और स्वीडन के आयोजित किया गया था और निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था को ट्रांजिशन की गति प्रदान करने के लिए सरकारों और उद्योग जगत को एकजुट करती है। ठीक है, ग्लोबल साउथ के लिए एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें तो भारत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा आयोजित किया गया है। ये आयोजन विकासशील देशों ने एनर्जी ट्रांजिशन में सौर ऊर्जा की भूमिका पर केंद्रित है। ठीक है, भारत स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप वगैरह की है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिकल 6, इसमें मेंशन था। आर्टिकल 6 क्यों चर्चा में है, तो पेरिस समझौते के अकॉर्डिंग आर्टिकल 6 के अंतर्गत कार्बन ट्रेडिंग नियमों के लिए दशक वार्ता के बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 अंतिम रूप दिया गया है। आर्टिकल 6 के बारे में बात करें तो कार्बन बाजार से संबंधित साधनों यानी कि जो भी टूल्स है, जो भी मैकेनिज्म है, इसके विवरण दिया गया है। देशों को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान दिया गया है, स्वैच्छिक सहयोग करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, कार्बन बाजार एक व्यापारिक प्रणाली है जहां पे कंपनी और कार्बन क्रेडिट खरीद सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भरपाई करती है। ठीक है, ये कार्बन जो है क्रेडिट उन परियोजनाओं से प्राप्त होते हैं जो उत्सर्जन को कम करती है या उत्सर्जन को रोकने की काम करती है। आमतौर पर व्यापार योग और एक कार्बन क्रेडिट एक मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उसे कार्बन किसी भी अन्य ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कमी प्रसाधन यानी कि सेक्वेस्ट्रेशन का रोकथाम के बराबर होता है। ठीक है, 1997 में टोक्यो प्रोटोकॉल के दौरान कार्बन डेटिंग की शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। आर्टिकल 6 के अंतर्गत क्या क्या प्रणाली है, सिस्टम क्या है, वो हम लोग देखें तो आर्टिकल 6.2 जो है ये विकेंद्रीकृत प्रणाली है। इसमें देश की द्विपक्षीय सहयोग के जरिए आपस में कार्बन ट्रेडिंग की अनुमति दिया गया। आर्टिकल 6.4 जो है ये UNFCCC की निगरानी में ITMOS के हस्ताक्षर पर आधारित है, केंद्रीय प्रणाली है। ये पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिट मैकेनिज्म नाम दिया गया है। आर्टिकल 6.8 इसे वित्त प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्षमता निर्माण आदि माध्यम से शमन और अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिए इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरित शमन। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरित शमन परिणामों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शामिल है। ITOMS समन संबंधी कार्यों के परिणाम स्वरूप उत्सर्जन में होने वाली कमी को दर्शाने वाली यूनिट्स है। ठीक है, इसके साथ ही ITOMS के व्यापार में मिली हुई उपलब्धियों को फिर से NDC के लक्ष्यों को समायोजित यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, ये प्रणाली जो है वैश्विक कार्बन बाजार की स्थापना करती है। इसके साथ ही बेसलाइन एक क्रेडिट मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। गैर बाजार आधारित दृष्टिकोण शामिल होते हैं और इसमें उत्सर्जन में कटौती को कोई व्यापार नहीं किया जाता है। इसमें एक से अधिक भागीदारी पक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग देखें तो कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट के बारे में ये पेरिस समझौते आर्टिकल 6.2 के तहत ITMOS के हस्ताक्षर निर्यात और अर्जन आयात को समायोजित करने के लिए संबंधित देश के उत्सर्जन स्तर में बदलाव किए जाते हैं। इन्हें NDC के तहत विभिन्न प्रकार के लक्ष्य और उपायों के आधार पर 3 अलग अलग स्थितियों के लिए बनाया जाता है। वो 3 अलग अलग कौन सा स्थिति है? तो GHG ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक्स का उदाहरण के लिए पूरी अर्थव्यवस्था को वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन स्तर है। दूसरा गैर GHG यानी कि गैर ग्रीन हाउस गैस जो है मैट्रिक्स का उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता मेगावाट में करना है। तीसरा है नीतियों के उपाय यानी कि किसी देश के NDC के तहत लागू की गई नीतियां और उपाय करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट कैसे, ठीक है, ट्रांसफर करने वाला देश, ठीक है, और ITOMS ट्रांसफर प्राप्त करने वाला देश। ठीक है, तो देखिए समन गतिविधि से पहले जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन
यानी कि इन्वेंट्री होता है। समन गतिविधि के बाद जो होता है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इन्वेंट्री, ये रेड इसमें मेंशन है। इसके बाद जो है समायोजित उत्सर्जन संतुलन जो है, समायोजित उत्सर्जन संतुलन जब होगा तो ग्रीन कलर का मेंशन होगा। इसके बाद समन गतिविधि से पहले जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन इन्वेंट्री जो है ये आपको इस कलर का दिखाएगा, आसमानी कलर का लगभग। और I2MS प्राप्त करने के बाद उत्सर्जन संतुलन जैसे होगा फिर इसका ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। हालांकि ये सब पूछेगा नहीं, बट थोड़ी बहुत आपको 6 आर्टिकल के बारे में याद रखना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो अजरबैजान के बाकू में हुआ था। ये कार्बन उत्सर्जन कितना कितना कम करना है, कितना अरब डॉलर तक, या फिर मिलियन में या फिर बिलियन में पूछेगा तो एक अरब तक करना है। 1 अरब बराबर यानी कि 100 करोड़। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, यानी कि 10 बिलियन है ना। एक मिलियन बराबर 10 लाख, 10 बिलियन यानी कि 10 करोड़ बराबर 1 बिलियन। ठीक है, तो वैसे ही आपको देखना है कि 10 यानी कि 100 बिलियन डॉलर, यानी कि लगभग टारगेट है एक अरब का पैसा मतलब एडजस्टमेंट करना है सबको, लाइक उतना पुराना है। दूसरा टारगेट है कि ग्रीन हाउस गैस को कम करना है, और इसके साथ ही टारगेट है 2.0 जो सेल्सियस था उसको 1.5 करना है, यानी कि मोटा मोटा 4.5 पॉइंट आपको ओवरऑल लेके चलना है। ठीक है, इस वीडियो को ना 2 से 3 बार 4 बार जितना बार एटलीस्ट ईयरफोन लगा के कहीं इत्मीनान से शांति बैठ जाइएगा, 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, आपको दिमाग में सब चलने लगेगा। अच्छा ये इसमें बात हुआ है, ये कंट्री है, ये वो याद हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार एटलीस्ट सुन लीजिएगा। देखिए ज्यादा समय किल नहीं करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत कार्बन ट्रेडिंग की तुलना। ठीक है, तो इसके पहलू क्या है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये पेरिस समझौते आर्टिकल 6 के तहत है। भागीदारी का दायरा क्या है, तो विकसित देश अनुलग्न 1 तक सीमित था और इस परियोजना को विकासशील देशों में लागू किया जाता है। ठीक है, इसमें सभी देशों को शामिल किया गया। ठीक है, अनुकूलन संबंधित वित्त पोषण की बात करें तो CDM जो है ये परियोजना से प्राप्त आय का हिस्सा अनुकूलन कोष एडेप्टेशन फंड जाता है। ठीक है, आर्टिकल 6.4 के तहत लेन देन से प्राप्त, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दिया ना, अब ठीक रहेगा, दिखाई देगा सब। आर्टिकल 6.4 के तहत लेन देन से प्राप्त आय का 5% हिस्सा वैश्विक अनुकूलन कोष में आवंटित करना है, यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आवंटन करना है। कितना, आर्टिकल 6.4 के तहत जो भी आपके पास आय है, लेन देन करते हैं, उसका 5% हिस्सा वैश्विक यानी कि ग्लोबल लेवल पे ये जो कोष बना हुआ है, एक फंड है, उसमें आपको आवंटन करना है, देना है। बाजार का दायरा की बात करें तो ये परियोजना आधारित मैकेनिज्म पर केंद्रित था, जैसे कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM। विकासशील देशों में परियोजनाएं हैं, संयुक्त कार्यान्वयन यानी कि ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन या अन्य विकसित देशों की परियोजना है। इसमें बाजार आधारित और गैर बाजार आधारित दृष्टिकोण को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेगेसी क्रेडिट। तो लेगेसी क्रेडिट जो है, इनमें निष्क्रिय परियोजना से संबंधित पुराने कार्बन क्रेडिट का उपयोग अनुमति दी गई थी, और जिससे बाजार की कार्बन क्रेडिट की अत्यधिक आपूर्ति की चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें लेगेसी क्रेडिट की उपयोगी अनुमति नहीं है और केवल 2013 के बाद कार्बन क्रेडिट ही उपयोग किए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंस बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है, तो इसको हम लोग देख ले। विकासशील देशों ने जलवायु वित्त पर बढ़ाए गए नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य पर निशाना व्यक्त किया है। नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य जो है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है, इसके बारे में हम बात करें तो 2025 के बाद जलवायु वित्त संबंधित नए लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ 21 में NCQG को प्रस्तावित किया गया था। पेरिस समझौते आर्टिकल 9 के प्रावधान है कि इस समझौते के पक्षकार विकसित देश, पक्षकार और विकासशील देशों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट है जलवायु वित्त के बारे में। तो जलवायु फाइनेंस के बारे में हम बात करें तो UNFCCC जलवायु वित्त सार्वजनिक और निजी अन्य स्रोतों को स्थानीय, राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली फंडिंग है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सुवेदक विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शमन और अनुकूलन एडेप्टेशन के प्रयोग से प्रयासों के समर्थन करता है। जलवायु वित्त के बारे में बात करें, यूएनडीपी के अनुसार जलवायु वित्त का 90% हिस्सा जो है संबंध संबंधी कार्यों में जाता है। ठीक है, क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जलवायु निवेश में लगभग 94% ऋण या फिर इक्विटी लाभ मानसा वाले निवेश के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूएनएफसीसी के अंतर्गत वैश्विक वित्तीय तंत्र क्या है? तो लॉस एंड डैमेज फंड यानी कि हानि और क्षति कोष है। तो मिस्र में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ 27 जो मिस्र में आयोजित हुआ था, इस दौरान इसका परिचालन दुबई में आयोजित, यानी कि देखो सब आपसे ये इतना देखो ध्यान नहीं रखना बट इतना ध्यान रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27वां कहाँ हुआ था? तो मिस्र में हुआ था। 28वां कहाँ हुआ था? तो यूएई यानी कि दुबई में हुआ था। 29वां कहाँ हुआ है? तो अजरबैजान के बाकू में हुआ है। तो कुल मिला के और इसके आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल में क्या कहते हैं? लक्ष्य कब तक निर्धारित है, कितना सेल्सियस कम करना है, विकसित देश के लिए क्या है, विकासशील देश के लिए, ये सब मोटी मोटी आपको याद रखना है। बट हम हूबहू पढ़ के इसलिए बता दे रहे हैं ना, जिससे कि लाइक बोले तो आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि हो सकता है स्टेटमेंट बने तो ओवरऑल आपके दिमाग में तो रहेगा ना, सबकॉन्शियस में कि हाँ हमने सुना हुआ है। ठीक है, तो देखो कह रहे हैं कि ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि इसे वर्ष 2010 में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 में स्थापित किया गया था। इसके साथ ही विकसित देश ने यह प्रतिबद्धता व्यक्त किया था कि 2020 तक प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटा करके विकासशील देशों को उत्सर्जन में कटौती संबंधी उन्हें लक्ष्यों को हासिल करने, उन्हें बढ़ाने में सहायता करेगा। अनुकूलन निधि की बात करें तो 2001 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य क्योटो प्रोटोकॉल पक्षकार विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजना प्रोग्राम को वित्त पोषित करना। इसे पेरिस समझौते के तहत आर्टिकल 6.4 स्थापित किया गया और बाजार आधारित यूएनएफसीसी तंत्र से प्राप्त आय का 5% हिस्सा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, तो 2001 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 7 के द्वारा स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य जो है अनुकूलन प्रौद्योगिकी, हस्ताक्षर क्षमता निर्माण, ऊर्जा परिवहन से संबंधित परियोजना को वित्त पोषित करना। ठीक है, इसका प्रशासन ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी द्वारा किया जाता है। अल्प विकसित देश निधि यानी कि इसे 2001 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 7 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य नेशनल एडॉप्टेशन प्रोग्राम ऑफ द एक्शन को तैयार किया गया और कार्यान्वयन में पक्षकार अल्प विकसित देशों की सहायता के लिए कार्य योजना का समर्थन करना। इसका शासन ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संबंधित सुर्खियां क्या है, न्यूज क्या है? तो फंड फॉर द रिस्पॉन्डिंग टू द लॉस एंड द डैमेज फंड यानी कि फंड फॉर द रिस्पॉन्डिंग लॉस एंड डैमेज, ये जो है बोर्ड फॉर द लॉस एंड डैमेज के लिए कोष का नाम बदल करके फंड फॉर द रिस्पॉन्डिंग एंड टू लॉस एंड डैमेज कर दिया गया। ठीक है, इसलिए न्यूज में है लॉस एंड डैमेज, हानि और क्षति उन नकारात्मक परिणाम और व्यक्त करते हैं जो जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य जोखिम से उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही जोखिमों से समुद्र स्तर में वृद्धि, लंबी अवधि के हीट वेव्स, मरुस्थलीकरण और समुद्र का अम्लीकरण आदि शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एफआरएलडी के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी स्थापना 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था और यूएनएफसीसी पक्षकारों के सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27वें सत्र में किया गया था। फंड जो है, फंड के बोर्ड होस्ट देश फिलीपींस था, यानी कि होस्ट कौन किया था? तो फिलीपींस किया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो फंड विकासशील देशों को, विकसित नहीं विकासशील, ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान और क्षति भरपाई करने में मदद करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा। तो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी क्या है, क्यों न्यूज में है, तो इस पे हम लोग एक नजर डाल लें। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की बात करें तो ये परिषद 67वीं बैठक में $736.4 मिलियन के वित्त पोषण को मंजूरी दिया गया। ठीक है, ये इसका आउटकम क्या है? तो अलग अलग परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए ये राशि जो है ट्रस्ट फंड, द लीस्ट डेवलपमेंट यानी कि कंट्रीज फंड और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड से जुटाई गया, यानी कि जुटाया गया है दोनों फंड से। ठीक है, ट्रस्ट फंड, द लीस्ट डेवलपमेंट
कंट्रीज फंड और दूसरा है ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। ये दोनों से जुटाया गया है। ये सभी फंड द्वारा प्रतिबंधित किए गए हैं। जुटाई गई राशि ग्रेट ग्रीन वॉल, सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जैसी परियोजना में निवेश किया जाएगा। ग्रेट ग्रीन वॉल की बात करें, इसका उद्देश्य जो है अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में लैंडस्केप और इकोसिस्टम को बहाल करना है। सस्टेनेबल सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम 20 देशों का एक कार्यक्रम है। कितने देशों का? तो 20 देशों का, जिसका उद्देश्य क्या है? शहरी प्रणाली में पर्यावरण अनुकूलन बदलाव को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसे दो भारतीय परियोजनाओं के लिए वित्त पोषित प्राप्त होगा। ये दो परियोजना क्या है? तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क, इसका लक्ष्य जो है ये प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना, इनके संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना। कोहैबिटेट की बात करें तो इससे ये मतलब है कि आर्द्र भूमि, वन, घास के मैदानों का संरक्षण करना, संधारणीय प्रबंधन कार्य करना। इस परियोजना का उद्देश्य जो है मध्य एशियाई फ्लाईवे से उड़ने वाली प्रवासी पक्षी को भारत में आश्रय देना, सुरक्षा प्रदान करना। दोनों परियोजनाओं का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी करेगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। भारत का पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस परियोजना के कार्यकारी एजेंसी होगी। तो याद रखना है मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये मुख्य रूप से बाहर के जो पक्षी आती है उसका प्रोटेक्शन करना, उसको आश्रय देना, ये सारा है, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की बात करें, ठीक है, तो चुनौती क्या क्या है? तो पर्यावरण समस्याओं को दूर करने के लिए 18 एजेंसी को साझेदारी किया गया है। रियो पृथ्वी सम्मेलन के अवसर पर 1992 में स्थापित किया गया था। गवर्नेंस की बात करें तो इस परिषद का मुख्य शासी निकाय है। 5 कन्वेंशन के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जैव विविधता कन्वेंशन यानी कि सीबीडीवी है, इसके सीबीडीवी है। अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण पर स्टॉकहोम कन्वेंशन, मरुस्थलीकरण की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, मरकरी यानी कि पारा पर भी मिनीमाता कन्वेंशन। इसके साथ ही जीईएफ का ट्रस्टी विश्व बैंक है। इसमें सदस्य देश भारत सहित टोटल 186 मेंबर है। सचिवालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसके साथ ही इस पहले के फोकस एरिया क्या क्या है? तो स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम यानी कि संरक्षण संबंधित प्रयासों को समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों को समर्थन करना। दूसरा लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज फंड क्या है? तो ये सुभेद देशों में अनुकूलन परियोजना का समर्थन करता है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो है ये जलवायु परिवर्तनशीलता का समाधान करने के लिए केंद्रित किया जाता है। दूसरा जो है 1 2 3 4 5 चौथा प्लानेट गोल्ड, इसका उद्देश्य जो है प्लैनेट गोल्ड, इसका उद्देश्य सोने के लघु स्तरीय खनन पारे के उपयोग को कम करना। ब्लू नेचर अलायंस जो है महासागर और समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना, कंजर्वेशन करना, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी। तो अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है? ठीक है, तो 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हुआ है और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक कोची में संपन्न हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है उपयुक्त दोनों बैठकों की मेजबानी राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र की एनसीपीओआर भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन सा देगा? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, याद रखना है। ऐसा नहीं आपको लिख देगा कि इसमें पर्यावरण वन विभाग है तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। एनसीपीओआर 1998 में एक स्वायत्त अनुसंधान विकास संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग की बात करें तो ये उपाय निर्णय संकल्प अंटार्कटिक संधि के सिद्धांतों को लागू करता है। इसकी उत्पत्ति 1959 में वाशिंगटन में 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और ये संधि 1961 में लागू हुआ था। सदस्य देश की बात करें तो 57 सदस्य हैं, इनमें 29 परामर्शदाता है यानी कंसल्टेटिव है, पक्षकार है और इसकी निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकता है। भारत 1983 में इस संधि का परामर्शदाता पक्षकार बना था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संधि कहाँ लागू है, तो ये 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिण क्षेत्र में, ठीक है। सीधे
यानी कि संधि के मुख्य प्रावधानों के एक नजर। ठीक है, देखो 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ऐसे हो गया, ये हम ऐसे बना दें, ये आपका ग्लोब हो गया। ठीक है, ये आपका बीच वाला इक्वेटर हो गया, ये समझ लो 30 डिग्री, फिर यहाँ से 30 डिग्री, तो ये नॉर्थ हो गया, फिर यहाँ से 30 ले लो, ये ऑलरेडी इक्वेटर बीच में है तो 30 यहाँ 30 यहाँ 60 हुआ। अंटार्कटिक, ठीक है, तो अंटार्कटिका जो है ये नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे साउथ में, ठीक है, यानी कि नीचे वाले पोर्शन में, याद रखना है आपको। देखो अंटार्कटिका की सुरक्षा के अन्य प्रयास क्या क्या है। अच्छा पहले हम लोग ये नहीं देखे ऊपर में, संधि के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर। अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। ये संधि अंटार्कटिका में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को सुगम बनाएगी। ये संधि अंटार्कटिका में परमाणु विस्फोट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट निपटान और सैन्य तैनाती पर प्रतिबंध लगाती है। अंटार्कटिका की सुरक्षा के अन्य प्रयास, अंटार्कटिका के सील संरक्षण के लिए कन्वेंशन 1972 में हुआ था। इसके साथ ही अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन 1980 में भारत के द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। अंटार्कटिक संधि पर पर्यावरण संरक्षण प्रोटोकॉल, मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 में जो हुआ था वो भारत के द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था। अंटार्कटिका के लिए भारत के द्वारा शुरू किए गए पहल यानी कि इनिशिएटिव, भारत के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिया गया है, तो अनुसंधान स्टेशन यानी कि रिसर्च स्टेशन बनाया गया है। दक्षिण गंगोत्री 1983 में पहला अंटार्कटिका अनुसंधान क्षेत्र भारत के द्वारा बनाया गया था। वर्तमान में संचालित अनुसंधान केंद्र मैत्री 1989 में बना है और भारतीय बना है 2012 में। तो पहला जो था दक्षिण गंगोत्री 1983 में पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र रिसर्च केंद्र बना था। वर्तमान में कौन कौन सा है, तो दो है, 1989 है, दूसरा भारतीय है, यानी कि कौन कौन, मैत्री और भारती। तो मैत्री की स्थापना 1989 में किया गया था, भारती की स्थापना 2012 में। 46वीं अंटार्कटिका ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग में मैत्री 2 की घोषणा किया गया। ठीक है, अंटार्कटिका का अधिनियम क्या है, तो ये अधिनियम अंटार्कटिक संधि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुष्टि करता है और 2022 में भारत ने अंटार्कटिका अधिनियम बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुर्खियों में रही अन्य पहले, यानी कि अदर इनिशिएटिव इन द न्यूज। ठीक है, अदर क्या क्या न्यूज में था वो भी हम लोग देख लेते हैं। जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र नेटवर्क यानी कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड द नेटवर्क। ठीक है, जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र नेटवर्क जो है ये अपने स्थापना के 10 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, तो मोटी मोटी आपको फैक्ट याद रखना है। मुख्यालय क्या है, यानी डेनमार्क के कोपेनहेगन में है। इसकी स्थापना 2014 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन प्रौद्योगिकी तंत्र कार्यान्वयन शाखा है। CTCN की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण CTCN और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दोनों कार्य करता है मिलके। यह विकासशील देशों के अनुरोध पर कम कार्बन उत्सर्जन वाली पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के शीघ्र हस्ताक्षर और जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा जो न्यूज था, क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव यानी क्लाइमेट प्रॉमिस पहल जो है ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का अनावरण है। ये पहल इसकी क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव का अगला चरण है। क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव की बात करें हम लोग तो विकासशील देशों को उनके जलवायु कार्रवाई संबंधित उपायों को समर्थन देना एक पहल लाया गया है। ये राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के विस्तार कार्यान्वयन पर विकासशील देशों को समर्थन देने की दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। इसे जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में हुआ था। तो प्रत्येक पक्षकार देश को अपने NDC की घोषणा करनी पड़ती थी और NDC में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव के प्रति अनुकूल से संबंधित राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्लाइमेट प्रॉमिस 2025 का लक्ष्य विकासशील देशों में यानी NDC अगले चरण पेरिस जलवायु समझौते 2015 के लक्ष्यों के रूप में रखने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है ये हम लोग देखते हैं, ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप। वेट गाइस, तो कह रहा है कि ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप क्या है, जो बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो देखो यूनेस्को ने ग्रीनिंग
ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप के तहत 2 नए टूल्स जारी किए हैं। वो क्या क्या है? न्यू ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस और ग्रीन स्कूलिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप की बात करें तो ये 80 सदस्य देशों की एक वैश्विक पहल है। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका के उपयोग के जरिए जलवायु संकट से निपटने के देशों को समर्थन करता है। न्यू डीसीजी की बात करें, एक व्यवहारिक मैनुअल है और इसके बारे में एक सामान्य समझ प्रदान करना है। पहली बार जलवायु शिक्षा में क्या शामिल होना है, क्या चाहिए, इस देश के कैसे व्यापक अपेक्षित लर्निंग आउटकम के साथ पर्यावरणीय विकासों के मुख्य धारा वाले पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। यानी कि जो एजुकेशन है उसके जो सिलेबस है उसमें जलवायु से रिलेटेड, ग्रीनिंग एजुकेशन से रिलेटेड उसे यानी कि रिलेशन सब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सिलेबस है ये कह रहा है। न्यू जीएसक्यूएस जो है यानी कि ग्रीन एजुकेशन पार्टनरशिप करवाई उनके प्रमुख अप्रोच को बढ़ावा देकर ग्रीन स्कूल बनाने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं निर्धारित करना है। नेक्स्ट है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव। ठीक है, तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव क्या है? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 के दौरान ग्लोबल लैंडस्केप फॉर द क्लाइमेट फाइनेंस 2024 जारी किया गया है। सीपीआई जो है यानी कि सीपीआई मतलब क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी संगठन है जो वित्त और नीतिगत क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता रखता है। 2009 में निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ने वाले देशों के जलवायु, ऊर्जा, भूमि उपयोग संबंधी प्रभावी नीतियां विकसित किया गया कार्यान्वित करने में समर्थन देने के लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट जो है 2023 में जलवायु वित्त प्रवाह संबंध 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। नवीकरणीय ऊर्जा और निम्न कार्बन उत्सर्जन आधारित परिवहन में उल्लेखनीय वृद्धि हुआ है। 2020 के बाद जीवाश्म ईंधन में निवेश और उपभोक्ता के लिए जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी प्रति वर्ष वृद्धि जारी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव। ठीक है, तो साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव क्या है? ठीक है, तो कह रहा है सीबीटीआई कंपनियों को उनकी वैल्यू चेन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य प्राप्ति, कार्बन क्रेडिट जैसे कार्बन ऑफसेट के तरीकों को अपनाया गया है, मंजूरी दिया गया है। ये कदम जलवायु विशेषज्ञों की निंदा किया गया है। इसके बाद सीबीटीआई के बारे में हम लोग बात करें यानी कि साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव क्या है? तो कॉर्पोरेट जलवायु कार्रवाई से जुड़ा हुआ एक संगठन है। ये वास्तव में दुनिया भर की कंपनी, वित्तीय संस्थानों को जलवायु संकट से निपटने के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। ये कॉर्पोरेट जगत जो है जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानक और टूल्स तैयार करता है, उसका मार्गदर्शन दिखाता है। सीबीटीआई की बात करें यानी कि साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव तो एक चैरिटेबल संगठन के रूप में स्थापित है और ये भागीदारी शामिल है। कौन कौन सा शामिल है? तो कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, वीमेन बिजनेस कोएलिशन, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द नेचर, WAF, WRI, वीमेन बिजनेस कोएलिशन, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट, ये सारा शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में जो है जलवायु और पर्यावरण अध्ययन। जलवायु और पर्यावरण अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली कार्यक्रम नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज की बात करें तो ये कार्यक्रम ने भारतीय शोधकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। NICES जो है यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द क्लाइमेट इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है, इसके बारे में हम बात करें तो इसकी अवधारणा 2012 में सामने आई थी और इसका संचालन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा अंतरिक्ष विभाग के साथ अन्य मंत्रालय मिलकर करते थे। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना फ्रेमवर्क के तहत संचालित है। इसका उद्देश्य जो है भारतीय और अन्य भू पर्यवेक्षक उपग्रहों से प्राप्त दीर्घकालिक आवश्यकता जलवायु स्थितियों से संबंधित डेटा को प्राप्त करना, उनका प्रसारण करना, इस डेटा में पृथ्वी की जलवायु के बारे में बताना और उसकी आवश्यकता को जानकारी देना। इसका दायरा बढ़ाते हुए शिक्षा जगत अनुसंधान संस्था भागीदारी भी बढ़ाई गई है और इसमें बहु विषयक वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए माध्यम से जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौती का समाधान करने के लिए भी मदद मिलेगा। नेक्स्ट है आर्कटिक में स्थलीय अनुसंधान निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। ठीक है, बहुत ही न्यूज में है तो इसे हम लोग देखेंगे यानी कि इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द
टेरेस्ट्रियल रिसर्च एंड द मॉनिटरिंग इन द आर्कटिक, ठीक है। ये आर्कटिक आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान स्टेशनों के बड़े एक नेटवर्क की परियोजना है। ये अनुसंधान स्टेशन उत्तरी यूरोप, रूस, यानी कि उत्तरी यूरोप, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, फरो द्वीप और स्कॉटलैंड सहित अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। इस परियोजना को यूरोपीय संघ वित्त पोषित करता है। इसका उद्देश्य जो है आर्कटिक के व्यापक पर्यावरण भूमि उपयोग क्षेत्रक में विविध पर्यावरण परिवर्तनों की पहचान करना, समझना, भविष्यवाणी करना, प्रतिक्रिया देना, क्षमता का निर्माण करना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज। तो 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज क्या है? तो द 1 UN क्लाइमेट चेंज लर्निंग पार्टनरशिप, ये जो है 1MYAC यानी कि 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज इसको बढ़ावा दिया गया है। इसके बारे में हम लोग बात करें, इसका उद्देश्य 10 से लेके 30 वर्ष के युवाओं को अधिक संधारणीय भविष्य के लिए ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना, निम्न 4 सतत विकास लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। SDG 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 में स्वच्छ जल और स्वच्छता की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 में जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग और उत्पादन की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 में जलवायु कार्रवाई की बात करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 में स्थल पर जीवन की बात करता है। UNCCC लर्न के बारे में बात करें तो 36 बहुपक्षीय संगठन की एक सहयोगी पहल है। इसके तहत उपयुक्त संगठन देशों की जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाई में आवश्यकता ज्ञान कौशल सृजन करने में मदद करने में मिलकर काम करता है। नेक्स्ट है जलवायु समन अनुकूल, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड द एडेप्टेशन, ठीक है। ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, जलवायु शमन अनुकूलन, क्लाइमेट मिटिगेशन एंड द एडेप्टेशन, ग्रीन क्रेडिट रूल। ग्रीन क्रेडिट रूल क्या है? तो हाल ही में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किया है। ये दिशा निर्देश प्रावधान क्या है? तो ग्रीन क्रेडिट रूल के अंतर्गत निम्नलिखित वन वृक्षों पर वृक्षारोपण का कार्य पर्यावरण अनुकूलन पुनर्बहाली केंद्रित होगा। इसके साथ ही वन क्षेत्रों में रोपित किए जाने वाले वृक्षों की संख्या उस क्षेत्रों की विशेषताओं पर निर्भर करेगी। जिस क्षेत्र की स्थिति के अनुसार यह संख्या अलग अलग हो सकती है। पारिस्थितिकी बहाली के लिए गतिविधियां केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है। ये जो है, ये गतिविधि जो है, जैसे झाड़ी, जड़ी बूटी, घास लगाना, मृदा नमी संरक्षण कार्य, सीढ़ीनुमा खेती, वर्षा जल संचय, ये सब पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। देसी प्रजाति को प्राथमिकता देनी होगी। इसके साथ ही लागत अनुमानों का शीर्षक पहचानने के निम्नलिखित वनों की पर्यावरण के अनुकूलन पुनर्बहाली रखा जा सकता है। यानी कि ये जो पहल है, जैसे कि झाड़ी हो गया, जड़ी बूटी का खेती हो गया, घास लगाना, मृदा वगैरह से रिलेटेड नमी संरक्षण, सीढ़ीनुमा खेती करना, वर्षा का जल जो है कैसे स्टोरेज होगा, कैसे संचय किया जाएगा, खेती में वो कैसे उसका प्रोडक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। ये सारे बातें किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि देसी प्रजाति को प्राथमिकता देनी होगी, ठीक है। यानी कि ये अनुमानों का अनुसार है कि पहचाने गए निम्नलिखित वनों का पर्यावरण के अनुकूल पुनर्बहाली रखा जा सकता है। भारतीय वनिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद जो है, वन विभाग 2 वर्षों के भीतर वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया गया है। ग्रीन क्रेडिट कार्ड की बात करें हम लोग, तो ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाली निर्धारित गतिविधियों के लिए प्रदान किया गया प्रोत्साहन के एक यूनिट को कहा जा सकता है। जैसे कि कार्बन क्रेडिट का कारोबार किया जाता है, वैसे ही ग्रीन क्रेडिट कार्ड कारोबार निर्धारित एक्सचेंज पर किया जा सकता है। ग्रीन क्रेडिट और कार्बन क्रेडिट दोनों में क्या क्या डिफरेंट है वो हम देखते हैं। ग्रीन क्रेडिट जो है, ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत संचालित किया जाता है और ये व्यक्ति और समुदाय को लाभ प्रदान करता है ग्रीन क्रेडिट से जुड़ी गतिविधियों। जबकि कार्बन क्रेडिट जो है, ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत स्थापित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम द्वारा संचालित होता है। इसके मुख्य रूप से उद्योगों को कॉरपोरेशन को लाभ होता है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे ये जो है व्यक्ति और समुदाय दोनों को लाभ होता है।
नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट जुड़ी गतिविधियों का कार्बन क्रेडिट के लिए पात्र माना जा सकता है। किसको माना जा सकता है, क्यों माना जा सकता है? क्योंकि इनमें सभी कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है, लेकिन कार्बन क्रेडिट से जुड़ी हुई सभी गतिविधियों को ग्रीन क्रेडिट के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें तो ये अलग अलग हितधारकों के द्वारा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कार्यों को रोकने की प्रोत्साहित करने वाले बाजार आधारित एक अभिनव तंत्र है। इसका उद्देश्य क्या है? तो LIFE जो है, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट पहल, ठीक है, लाइफ टाइम फॉर द एनवायरमेंट इनिशिएटिव के रूप में उद्योग, कंपनी, अन्य संस्था भी हो सकता है, मौजूदा पर्यावरणीय दायित्व, अन्य दायित्व स्वैच्छिक रूप से पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्रेडिट प्रणाली की बात करें तो इसके पात्र गतिविधियों में वृक्षारोपण, संधारणीय कृषि पद्धति भी शामिल है। स्थापना की बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया था, जिसमें MOEF एंड CC नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसके प्रशासनिक संरचना की अगर हम लोग बातें करें तो GCP जो है एक प्रशासनिक ढांचा अंतर मंत्रालयी संचालन समिति पर आधारित है। ICFRE ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रशासक के रूप में कार्य करेगा, और ICFRE जो है ये प्रोग्राम के कार्यान्वयन, प्रबंधन, निगरानी, परिचालन जिम्मेदारी सौंपेगा। GCP जो है इस परियोजना में पंजीकरण, सत्यापन, ग्रीन क्रेडिट जारी करने के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी स्थापित करता है। भारत में कार्बन बाजार और कार्बन डेटिंग प्रणाली क्या है उससे रिलेटेड हम लोग देखें तो कार्बन क्रेडिट डेटिंग स्कीम जो है 2023 में ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, और ये 2 प्रणाली के तहत भारतीय कार्बन बाजार की स्थापना करती है। अनुपालन प्रणाली की हम बात करें यानी कि कंप्लायंस मैकेनिज्म, तो इसके तहत सरकार ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए अनिवार्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करती है, और शुरुआत में इसके तहत उर्वरक, लोहा, इस्पात, पल्प एवं कागज, पेट्रो रसायन, पेट्रोलियम, रिफाइनरी जैसे 9 क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया था। कौन कौन, फिर से रिपीट करो, उर्वरक, लोहा, इस्पात, पल्प, कागज, पेट्रो रसायन, पेट्रोलियम, रिफाइनरी। ठीक है, ऑफसेट मैकेनिज्म की हम बात करें तो ये अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत शामिल न होने वाली इकाइयों के लिए स्वैच्छिक परियोजना आधारित प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके अन्य उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार। ठीक है, इस योजना का ऊर्जा के अधिक खपत वाले बड़े उद्योगों को अपनी ऊर्जा खपत को निर्धारित स्तर पर कम करना अनिवार्य करना, जो उद्योगों अपने लक्ष्यों से अधिक शामिल कर लेते हैं। ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र मिलता है, इसके साथ ही बचत प्रमाण पत्रों का व्यापार उन उद्योगों के साथ किया जा सकता है जो अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसे धीरे धीरे CCTS के अंतर्गत अनुपालन प्रणाली के तहत लाया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र की बात करी, योजना या नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्व को पालन सुगम बनाने की एक बाजार आधारित संसाधन है। एक REC का मान जो है 1 MWH बिजली के बराबर होता है। ठीक है, तो गाइज ये रहा आज का टोटल इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जितने भी फैक्ट, इंपॉर्टेंट न्यूज है सब हमने कंप्लीट करा। कल हम लोग देखेंगे ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग क्या है, बहुत न्यूज में है, ये सारा हम लोग जितने भी सारे हैं सारा कंप्लीट करेंगे। डायरेक्ट एयर, द कैप्चर एंड द स्टोरेज, बहुत सारे जो भी सारे न्यूज में है जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं सब हम लोग देखेंगे, A to Z देखेंगे। और इसके पहले जो है ऑलरेडी पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड इसके बाद जो है आर्ट एंड कल्चर हमने कंप्लीट करा दिया है। अभी जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आज पार्ट 3 अपलोड होने जा रहा है। 2 से 3 दिन में और लगेगा, इसको फाइनल कर देंगे। ठीक है, तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, एंड इसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए इसमें ऐड नहीं करते हैं क्योंकि 365 अपने आप में एक नोट्स होता है गाइज। देखते हैं इसमें स्टैटिक के साथ जोड़ करके मेंशन रहता है, तो एक्स्ट्रा क्या बताना। हाँ, MCQ जिसमें हम लाएंगे उसमें से हम अपने अकॉर्डिंग जरूर बताएंगे आप लोग को। ठीक है, तो वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड जो भी न्यू एस्पायरेंट होंगे मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा न्यू चैनल है, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, एंड जब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।